गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? जैव प्रक्रम यानी मनुष्य में पाचन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में अपना लोग पढ़ लिए थे अमाशय तक। अब अमाशय के आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? छोटी आंत के बारे में पढ़ना है, यानी किस तरह से खाना पाचन होता है, किस तरह से अवशोषण होता है, कितना लंबाई होता है छोटी आंत का, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। लीवर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लीवर में पत्थर कैसे हो जाता है इसके बारे में पढ़ना है, अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है? ग्रास नली। और ये क्या है? अमाशय। इसके बारे में अपना लोग पढ़ चुके हैं। ग्रास नली और अमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत जो है ना, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये हो गया छोटी आंत। अमाशय के बारे में क्या क्या पढ़े थे? अमाशय 3 भाग होता था। ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फंडिक, नीचा वाला को पाइलोरिक कहते हैं। इससे क्या निकलता है? HCl निकलता है। HCl का काम क्या होता है? खाना को तोड़ना, छोटे छोटे में तोड़ना और जीवाणु कीटाणु को मारना और खाना को अम्लीय करना। और अमाशय में जो खाना आता है, खाना जो रहता है, उस खाना को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। अमाशय में जो खाना रहता है उसे क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। ये सब पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तब आप आगे पढ़ते हैं। HCl का काम भी पढ़ लिए थे। इससे जठर रस होता है, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। जठर रस कितने प्रकार का होता है ये भी पढ़ लिए थे। जठर रस में क्या क्या निकलता है ये भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो पिछला क्लास आप लोग देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे छोटी आंत के बारे में। अमाशय में क्या होता है? खाना अम्लीय होता है। अम्लीय कौन करता है? HCl करता है। अमाशय में जो खाना रहता है उसको कहते हैं क्या है? काइम कहते हैं। ठीक है, तो अगर खाना अमाशय से छोटी आंत में आएगा, अम्लीय खाना आएगा, तो इसको छोटी आंत को प्रॉब्लम क्या है? अम्लीय खाना कोई पचाएगा नहीं। खाना कैसा रहता है? इसमें अम्लीय रहता है। ठीक है, और छोटी आंत को प्रॉब्लम है कि अम्लीय खाना कोई नहीं पचाएगा। ठीक है, छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय खाना को नहीं पचाएंगे। तो जब अम्लीय खाना कोई नहीं पचाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है? इसके बगल में जस्ट यहाँ पर रहता है लीवर। क्या रहता है? लीवर। इसी को यकृत भी कहा जाता है या जिगर भी कहा जाता है इसी को। यहाँ पर क्या रहता है? लीवर रहता है। लीवर का काम क्या होता है? पित्तरस बनाना। लीवर क्या करता है? पित्तरस बनाता है। एक बात बताइए, जब लीवर पित्तरस बनाया, ये रस जैसा होता है, तो इसको जमा करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, नहीं तो ये जमा कहाँ करेगा? तो इसको जमा करने के लिए यहाँ पर एक थैला लगा रहता है। इसी से लीवरे से थैला लगा रहता है। उसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय। ठीक है, तो लीवर किधर होता है? दाहिना साइड होता है। शरीर के दाहिना साइड लीवर होता है। इसका संख्या कितना होता है? एगो होता है। लीवर का काम क्या होता है? पित्तरस बनाना। जमा कहाँ करता है? पित्ताशय में जमा करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं पित्तरस का प्रकृति क्या होता है, मतलब पित्तरस किस तरह का होता है, इसका काम क्या होता है। जैसे ही खाना यहाँ से निकला, खाना क्या था? अभी तक अम्लीय था। छोटी आंत कह रहा है कि हम अम्लीय खाना को पचाएंगे नहीं। जब ये अम्लीय खाना को पचाएगा नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्षारीय करना पड़ेगा। क्षारीय खाना को पचाएगा तो क्षारीय करने के लिए क्या रहता है? पित्तरस। पित्तरस क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। पित्तरस का काम क्या होता है? खाना को क्षारीय करना। ठीक है,
पितरस बनाता कौन है? लीवर। जमा कहाँ करता है? पित्ताशय में। पित्ताशय क्या है? एक थैला है, वहाँ अब क्या होता है? वहाँ अब पितरस जमा होता है। पितरस का कैसा प्रकृति होता है? क्षारीय होता है। इसका काम क्या होता है? खाना को क्षारीय बनाना होता है। ठीक है। यहाँ से ना पित्ताशय से एक पाइप निकल के छोटी आंत में जुटता है यहाँ पर, इससे पितरस आता है यहाँ छोटी आंत में। पितरस बनाया लीवर, जमा किया पित्ताशय में, और यहाँ से एक पाइप के द्वारा आ जाता है यहाँ पर छोटी आंत में। अब जैसे ही खाना इधर से निकला, खाना कैसा था? अम्लीय। अम्लीय खाना को क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। जैसे ही यहाँ से गुजरेगा, खाना को क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। ठीक है। तो खाना क्षारीय कौन करता है? पितरस। पितरस को बनाता कौन है? लीवर। पितरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पितरस का प्रकृति कैसा होता है? मतलब ये अम्लीय होता है, क्षारीय, तो क्षारीय होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। ठीक है। पितरस का जो रंग होता है ना, हरा रंग का होता है, हल्का हरा होता है। ठीक है। अब पितरस बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। पितरस का एक काम और होता है, जैसे जब अपना लोग तेल वाला चीज़ खाते हैं, डाल्डा उल्टा वाला कोई चीज़ खा लेते हैं, घी खा लेते हैं, या तेल वाला कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो क्या होता है? हाथ में लग जाता है, चिपचिपा जैसे लग जाता है, और जल्दी वो छूटता नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम साबुन से धोते हैं तब छूटता है, नहीं तो जब तक साबुन यूज नहीं करते हैं तब तक वो नहीं छूटता है, क्योंकि वो जल्दी छूटता ही नहीं है पानी से। तो सेम उसी प्रकार हम जब बसा वाला चीज़ खाते हैं, यानी तेलपक चीज़ खाते हैं, जैसे कि समोसा अथी खा लिए, ब्रेड पकौड़ा खा लिए, उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, यानी बसा वाला जितना भी चीज़ हम खाते हैं तो क्या होगा? उसमें चिपचिपा चीज़ रहता है, तो उसका पाचन सही से हो, इसलिए क्या करता है? पितरस बसा को तोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है? बसा का पाचन होता है। अगर बसा को तोड़ेगा नहीं, पितरस नहीं तोड़ेगा, तो बसा का पाचन नहीं होगा। तो बसा के तोड़ने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण। तो पितरस क्या करता है? बसा को तोड़ देता है, बसा को तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? अगर बसा को नहीं तोड़ेगा तो ये पचेगा ही नहीं, यानी तेलपक चीज़ नहीं पचेगा। बसा मतलब क्या? तेलपक चीज़ में जो होता है बसा, फैट, उसे क्या कहा जाता है? बसा कहा जाता है। बसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पितरस। अगर पितरस इसको नहीं तोड़ेगा, तोड़ देता है, अगर नहीं तोड़ेगा तो क्या होगा? बसा नहीं पचेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाइसीकरण। पाइसीकरण। पितरस जो बसा को तोड़ देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण। यानी पाइसीकरण कौन करता है? पितरस करता है। किसके ऊपर करता है? बसा के ऊपर करता है। अब समझते हैं पितरस क्या होता है? क्षारीय होता है, खाना को क्षारीय करता है, इसका रंग हरा होता है। ये जो है बसा को तोड़ देता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण कहा जाता है। पितरस बनाता कौन है? लीवर बनाता है। जमा कहाँ करता है? पित्ताशय में जमा करता है। फिर इससे एक पाइप रहता है, पाइप के रास्ते कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। और जैसे ही खाना यहाँ से निकलता है, आमाशय से जैसे ही खाना निकलता है, वैसे ही क्या करता है? इसको क्षारीय कर देता है, क्योंकि जो है ना छोटी आंत अम्लीय खाना पर पाचन नहीं करेगा। ये कहता है हम अम्लीय खाना को नहीं पचाएंगे, इसके लिए खाना को क्षारीय करना पड़ेगा। क्षारीय करने के लिए पितरस है ना, पितरस कर देता है। ठीक है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे जब मुर्गा कटवाते होंगे, इतना सा रहता है कैप्सूल सा, उसको काट के पहले हटा दिया जाता है ताकि मीट खराब ना हो। अगर इतना सा जो कैप्सूल सा जो है ना, वही है पित्ताशय। अगर उतनी सा निकल के मीट पर पड़ जाए, मतलब चिकन पर पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा चिकन खराब हो जाएगा। आप कितनों धोइएगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उसको पहले ही काट हटा दिया जाता है। वैसे ही अगर बकरा काटिएगा तो बकरा में भी वैसे ही होता है, उसका जो पित्ताशय होता है अगर वो फट के पड़ गया, यानी पितरस पड़ गया, पूरे मीट खराब हो जाएगा। कितनों धोइएगा तो फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए उसको पहले ही काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो पितरस का प्रकृति कैसा होता है? बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी कड़वा होता है, स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इसलिए अगर मीट उट पर पड़ जाता है तो क्या होता है? कितनों धोने पर उसका फिर स्वाद नहीं आता, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। ठीक है। तो अपना लोग लीवर के बारे में पढ़ लिए,
लीवर जो है ना, इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg का होता है। और इसका जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। किधर होता है? शरीर के दाहिना साइड, यहाँ पर होता है दाहिना साइड। इसका काम क्या होता है? पित्तरस बनाना। पित्तरस कैसा होता है? हरा रंग का होता है, क्षारीय होता है, यानी कड़वा होता है। उसका काम क्या होता है? खाना को क्षारीय करना, ठीक है। और वसा को तोड़ना। अब वसा के तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण कहा जाता है। अब आगे समझते हैं। लीवर तो अपना काम कर दिया, अब खाना को पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तभी खाना पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। तो खाना को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, पाचक रस चाहिए तभी ना पचेगा। तो पाचक रस के लिए क्या रहता है? इधर पर इस तरह से अग्नाशय रहता है, अग्नाशय। बायां साइड, शरीर के बायां साइड क्या रहता है? अग्नाशय रहता है, इस तरह से। इसका शेप लगभग गाजर की तरह होता है। इसका शेप कैसा होता है? गाजर की तरह होता है। इसका संख्या कितना होता है? 1 होता है। किधर होता है? बायां साइड होता है। ये जो होता है ना हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसका काम क्या होता है। यहाँ से किधर होता है? बायां साइड होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है और ये जो है ना गाजर की तरह शेप में होता है। इसका काम क्या होता है? इससे जो निकलता है पाचक रस निकलता है। खाना को पचाने के लिए पाचक रस निकलता है, ठीक है। अब समझते हैं कितने प्रकार के पाचक रस निकलता है। तो पाचक रस जो होता है ना अग्नाशय से 3 प्रकार के निकलता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। अग्नाशय से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। कितने प्रकार के पाचक रस निकलता है? 3 प्रकार के निकलता है। कौन कौन? लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। अभी तीनों का काम समझते हैं। तीनों का काम क्या होता है? लाइपेज का काम क्या होगा? लाइपेज का काम क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, वसा वाला जो चीज़ होता है ना, जो तेल वाला चीज़ होता है, तेल वाला चीज़ में क्या रहता है? वसा रहता है। और मीठा चीज़ में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो पहले अभी तेल वाला चीज़ देखते हैं। जितना भी तेल वाला चीज़ खाते हैं, तेल पक चीज़ खाते हैं, वसा वाला चीज़ खाते हैं, यानी क्या रहता है? लसलसा रहता है। हाथ में लग जाता है तो छूटता नहीं है। तो लौ से लसलसा, लौ से वसा वाला चीज़ लसलसा, यानी लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना, ठीक है। अब समझते हैं इमाइलेज का काम क्या होता है। इमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट होता किस में है? जितना भी मीठा चीज़ है उस सब में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। कोई भी चीज़ मीठा है, जैसे रोटी भी तो हल्का मीठा लगता है, भात भी हल्का मीठा लगता है। कार्बोहाइड्रेट होता किस में है? जितना भी मीठा चीज़ है उस सब में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, भात में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो उसका पाचन कौन करता है? इमाइलेज करता है। यानी इमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है। वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? इमाइलेज करेगा। कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट मीठा चीज़ में होता है। मीठा चीज़ कोई भी है उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इमाइलेज करता है। अब समझते हैं ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन, जैसे दूध में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, ठीक है, मछली में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो तीनों चीज़ का पाचन होता है। वसा का भी पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है।
पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है वसा का पाचन, इमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ये पाचक रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कितने प्रकार के निकलता है? 3 प्रकार के निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अपना लोग लीवर भी पढ़ लिए, अग्नाशय भी पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। अभी तक छोटी आंत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी यही दोनों के बारे में पढ़े, लीवर और अग्नाशय के बारे में पढ़े। ठीक है, तो अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, काहे कि इसको मिटाएंगे। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ लिए, अग्नाशय के बारे में पढ़ लिए, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया छोटी आंत, और यहाँ तक छोटी आंत है। यानी छोटी आंत जो होता है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लगभग 6.5 से 7.5 मीटर का इसका लंबाई होता है। कितना होता है? 6.5 से 7.5 मीटर, इतना लंबा का होता है। 1 मीटर लगभग इतना होता है, समझ जाइए 6.5 7.5 मीटर कितना होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो इसको है ना, छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। अब समझते हैं कौन कौन से भाग में बांटा गया है। छोटी आंत को जो है ना, छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम, और तीसरा भाग है इलियम। ठीक है, छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। यानी जो इतने जो ऐसे है लपटल टाइप का जो है ना, इसको 3 भाग में बांटा गया। एक शुरुआती भाग, एक बीच वाला भाग, एक लास्ट वाला भाग। शुरुआती वाला भाग को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम। और लास्ट वाला भाग को क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। यानी ग्रहणी कहाँ रहता है? शुरुआती वाला भाग ग्रहणी है, बीच वाला भाग जेजुनम है, और लास्ट वाला भाग क्या है? इलियम है। अब तीनों का काम समझते हैं क्या होता है। पहले ग्रहणी देखते हैं। ग्रहणी क्या होता है? अमाशय से ज्वाइंट होता है। ग्रहणी क्या होता है? अमाशय से ज्वाइंट होता है। अमाशय से ज्वाइंट कौन होता है? ग्रहणी। पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। तो कहाँ से ज्वाइंट रहता है? अमाशय से ज्वाइंट रहता है। इसमें क्या होता है? यानी अमाशय से जुड़ा रहता है। दूसरा, इसी में खाना क्या होता है? क्षारीय होता है। खाना ही पर ना क्षारीय हो रहा है, ग्रहणीय में ना, तो यहीं पर खाना क्या होता है? क्षारीय होता है। यहाँ पर खाना क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब क्या? कड़वा, तीखा। तो यहाँ पर खाना क्या होता है? क्षारीय होता है। और दूसरा बात क्या है? इसी से एक पाइप जुटा रहता है, जो पित्ताशय से पाइप आया है ना, पित्ताशय से जो पाइप आया है कहाँ आगे जुटता है? ग्रहणी से। और जो अग्नाशय से पाइप आया है, जो पाचक रस निकलता है, वो वाला भी पाइप कहाँ आगे जुटता है? ग्रहणी में। यानी दोनों पाइप कहाँ आगे जुटता है? ग्रहणी में ही आगे जुटता है। किसका वाला? पित्ताशय से जो एक पाइप आता है पित्तरस को लाने के लिए, वो वाला भी ग्रहणी में आगे जुटता है। और अग्नाशय से जो पाचक रस लाता है यहाँ, उस वाला भी पाइप कहाँ जुटता है? ग्रहणी में ही जुटता है। समझ में आया? यानी ग्रहणी क्या होता है? अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। यहीं पर खाना क्या होता है? क्षारीय होता है। खाना क्या होता है? क्षारीय होता है। और पाइप जुटा रहता है, दोनों पाइप यहीं पर जुटा रहता है, दोनों नली। कौन कौन सा नली? जो पित्ताशय से यहाँ आ रहा है, छोटी आंत में आ रहा है, वो वाला भी नली। और जो अग्नाशय से इसमें जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है, वो वाला भी नली। दोनों किस भाग में जुटा रहता है? ग्रहणी में जुटा रहता है। ग्रहणी क्या होता है? पहला भाग होता है। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। अब समझते हैं ये जेजुनम क्या होता है। जेजुनम के बारे में समझते हैं। जेजुनम जो होता है ना, मध्य वाला भाग होता है। क्या होता है? इसको इधर पढ़ते हैं, जेजुनम को। जेजुनम जो होता है ना, मध्य वाला भाग होता है, यानी बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग। जेजुनम क्या होता है? बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है। इसका काम क्या होता है? बीच में ना, छोटी आंत के बीच में जगह जगह पर इस तरह से गड्ढा टाइप का कुछ रहता है, ऐसे ऐसे।
इसके दीवार में गड्ढा गड्ढा टाइप का कुछ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आंत ग्रंथि कहा जाता है। छोटी आंत के दीवार में बीच में यानी जेजुनम वाला भाग में गड्ढा गड्ढा टाइप का संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आंत ग्रंथि। यानी क्या रहता है? जेजुनम में आंत ग्रंथि रहता है। ठीक है। आंत ग्रंथि से क्या होता है? पाचक रस निकलता है। उस रस को क्या कहा जाता है? आंत्र रस कहा जाता है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। पाचक रस निकलता है, इसी को क्या कहा जाता है? आंत्र रस कहा जाता है। आंत्र रस, समझ में आया? मध्य भाग होता है जेजुनम, यानी जेजुनम कहाँ रहता है? छोटी आंत के मध्य भाग में रहता है। इसके बीच में छोटा छोटा संरचना रहता है उसके दीवार में, उसे क्या कहा जाता है? आंत ग्रंथि कहा जाता है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। पाचक रस को ही क्या कहा जाता है? आंत्र रस कहा जाता है। अब समझते हैं कि पाचक रस में क्या क्या निकलता है। जैसे सुक्रोज को पचाने के लिए, सुक्रोज को पचाने के लिए क्या निकलता है? पाचक रस सुक्रेज निकलता है, सुक्रेज। ठीक है। लैक्टोज को पचाने के लिए, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है। ठीक है। और सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज निकलता है, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टोज क्या निकलता है? माल्टेज। समझ में आया? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये सब जो है ना कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। सुक्रोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोज भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रोज को पचाने के लिए क्या निकलता है? सुक्रेज निकलता है। लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है। माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है। अगर ध्यान से देखिएगा ना तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, यानी ये साइड वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ये सब क्या है? पाचक रस है, पाचक रस यानी एंजाइम। इसमें जो है ना, इसमें सम देखिए क्या लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखिएगा सम ओज लगा हुआ है लास्ट में, ओज ओज ओज, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज सब में ओज लगा हुआ, और इसके लास्ट में जितना भी देखिएगा सम एज लगा हुआ है, ऐसे एज लगा हुआ है, सुक्रेज लैक्टेज माल्टेज। यानी जो पाचक रस निकलेगा उसमें एज लगा रहेगा, जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसमें ओज लगा रहेगा। ठीक है। यानी आंत ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। पाचक रस क्या करता है? सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज निकलता है, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है। ये सब क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, और ये सब क्या है? पाचक रस है। ठीक है। तो मध्य भाग में यही होता है। मध्य भाग कौन सा होता है? जेजुनम होता है। जेजुनम में क्या होता है? उसके दीवार में छोटा छोटा सा संरचना रहता है, धसा धसा सा, उसे क्या कहा जाता है? आंत ग्रंथि कहा जाता है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। उसी पाचक रस को आंत रस भी कहा जाता है। कौन कौन सा रस निकलता है? तो सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज निकलता है, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है। ठीक है। अब समझते हैं इलियम का काम क्या होता है। ग्रहणी पढ़ लिए, जेजुनम पढ़ लिए, अब इलियम पढ़ना है। ग्रहणी में क्या होता है? पहला भाग होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। जेजुनम क्या होता है? बीच वाला भाग होता है, यानी मध्य वाला भाग होता है, छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। और इलियम क्या होता है? लास्ट वाला भाग होता है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये लास्ट वाला, इसे क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। इलियम क्या होता है? लास्ट वाला भाग होता है, अंतिम भाग। ठीक है। इलियम जो होता है ना, ये दोनों से बड़ा होता है, ये दोनों भाग से बड़ा होता है इलियम, यानी सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इलियम, सबसे बड़ा। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। ये क्या होता है? अंतिम वाला भाग होता है। इसका काम समझते हैं क्या होता है।
देखिए छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, 6.5 से 7.5 मीटर होता है, बहुत बड़ा होता है, इतने बड़ा होता है। तो यहाँ से आते आते ऐसे ऐसे आते आते यहाँ से आते 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 ऐसे ऐसे आते आते खाना क्या होता है, पच जाता है। खाना पच गया, तो खाना पच गया तो जिसके लिए हम खाना खाए थे, खाना क्यों खाते हैं, खाना में जो जरूरी पोषक तत्व है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है, वसा है, और भी विटामिन है, तो वही सब के लिए खाते हैं। तो अब क्या करेगा, उसका अवशोषण करेगा। तो यहाँ से आते आते ऐसे घूमते 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 खाना क्या हो जाता है, पच जाता है। अब पच जाता है तो क्या करेगा, अब उसका अवशोषण करेगा। तो अवशोषण करने के लिए क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे संरचना रहता है, ऐसे ऐसे छोटी आंत के लास्ट वाला भाग में ऐसे ऐसे संरचना रहता है, उसे कहा जाता है भिल्ली, VILLI, भिल्ली। क्या कहा जाता है इसको, भिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो भिल्ली का काम क्या होता है, जो खाना पच गया है, खाना पच गया है तो उसको क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसको हिंदी में कहा जाता है रसांकुर, रसांकुर। ठीक है, खाना ऐसे कर घूमते 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 आया, अब खाना पच चुका है, अब क्या करेगा, खाना का अवशोषण करेगा, यानी जो जरूरी पोषक तत्व है उसमें उसको क्या करेगा, सोखेगा। तो सोखने के लिए क्या रहता है, छोटी आंत के लास्ट वाला भाग में क्या रहता है, ऐसे ऐसे उंगली जैसा संरचना रहता है, ऐसे उंगली जैसे संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है बिल्ली, और हिंदी में कहा जाता है रसांकुर। इसका काम क्या होता है, पचे हुए भोजन से जरूरी पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी इसका काम होता है अवशोषण करना, ठीक है। भिल्ली का काम क्या होता है, अवशोषण करना। भिल्ली होता कहाँ है, छोटी आंत के लास्ट वाला भाग, यानी इलियम में। तो इलियम में क्या रहता है, भिल्ली रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, भिल्ली रहता है। इसका काम क्या होता है, जो खाना पच गया है उसमें जितना भी जरूरी पोषक तत्व है उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। समझ में आया, तो यहाँ अवशोषण हो गया। अब इसके बाद खाना आगे बढ़ेगा तो इसके बाद अब बड़ी आंत शुरू हो जाता है। तो बड़ी आंत अब इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ऐसे छोटी आंत का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी क्या होता है, पहला भाग को ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रहणी क्या होता है, अमाशय से ज्वाइंट होता है। अमाशय से कौन सा भाग ज्वाइंट रहता है, ग्रहणी। क्वेश्चन पूछेगा अमाशय से कौन सा भाग ज्वाइंट रहता है छोटी आंत का, तो ग्रहणी ज्वाइंट रहता है। ग्रहणी में ही खाना क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय कौन है, वो पितरस करता है, ठीक है, क्षारीय होता है। उसके बाद ये दोनों जो पाइप है इसी से जुड़ा रहता है, जो इधर से आया वो वाला भी पाइप यहाँ जुटा रहता है, जो ये वाला पाइप गया यहाँ भी इसी से जुटा रहता है, ग्रहणी से ही जुटा रहता है, ठीक है। उसके बाद जेजुनम, बीच वाला भाग जेजुनम होता है। जेजुनम में क्या होता है, धसा धसा संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, आंत ग्रंथि कहा जाता है। आंत ग्रंथि से पाचक रस निकलता है, जिससे आंत रस भी कहा जाता है। कितने प्रकार का पाचक रस निकलता है, कार्बोहाइड्रेट ये सब है, यानी सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज निकलता है, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है। अब कौन सा भाग है, इलियम। इलियम क्या होता है, लास्ट वाला भाग को इलियम कहा जाता है। इलियम क्या है, अंतिम वाला भाग होता है। ये जो है ना, ये दोनों से सबसे बड़ा है, ये दोनों से बड़ा है, यानी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, इलियम होगा। अब क्या हुआ, यहाँ तक खाना पच गया तो जरूरी जो पोषक तत्व है, पचे हुए भोजन में जो जरूरी पोषक तत्व है, विटामिन, मिनरल जो भी है, उस सबका अवशोषण कौन करता है, भिल्ली करता है। हिंदी में से क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। अब बड़ी आंत पढ़ते हैं, ठीक है। पानी का अवशोषण कैसे होता है, डायरिया हो जाता है तो पानी काहे बाहर आ जाता है, पानी चढ़ाना क्यों पड़ता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अपेंडिक्स काहे होता है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इसको काहे कि मिटाएंगे। चलिए तब अब आगे पढ़ते हैं। लीवर के बारे में पढ़ लिए, अग्नाशय के बारे में पढ़ लिए, छोटी आंत के बारे में पढ़ लिए। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6.5 से 7.5 मीटर, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत का जो लंबाई होता है वो होता है लगभग 1.5 मीटर। बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। और छोटी आंत का लंबाई कितना, यानी 6.5 से लगभग 7.5 रहता है, एवरेज 7 मीटर रहता है, ठीक है। तो छोटी आंत ज़्यादा लंबा होता है और बड़ी आंत कम लंबा होता है। बड़ी आंत 1.5 मीटर का होता है, ठीक है, लगभग इतना सा। अब समझते हैं बड़ी आंत का काम क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। इसका पहले फोटो बनाते हैं।
ठीक है। बड़े आंत का फोटो कुछ इस तरह सा ही होता है, और ये जहाँ पर जुटता है ना, इस पर ऐसे एक लोल जैसा रहता है, इसे कहा जाता है एपेंडिक्स। एपेंडिक्स। और यहाँ पर इसको कहा जाता है मलाशय। यहाँ से क्या रहता है जॉइंट, छोटी आंत से जॉइंट क्या रहता है, बड़ी आंत। यहाँ जो लोल जैसा निकला हुआ है जहाँ ये जॉइंट होता है, इसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। ऐसे करके यहाँ आता है, इसे क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है। अब समझते हैं क्या होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जॉइंट होता है, उस कोना पर ऐसा जो संरचना रहता है, उंगली जैसा ऐसे संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ना, ये अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग। मतलब इसका कोई काम नहीं है। अगर इसको हम काट के हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले ज़माने में आदि मानव जब होगा तब उस समय इसका यूज होता होगा, लेकिन अभी इसका यूज नहीं होता। ये अवशेषी अंग है, अगर इसको हम काट के हटा भी देंगे तो कोई काम इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोलकी जो निकला हुआ है इसे अपेंडिक्स कहते हैं। अब समझते हैं कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों करवाना पड़ता है, कभी कभी किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, जब यहाँ से खाना ऐसे निकला, जो खाना पचा हुआ था और जो अनपचा था, इससे जो निकल के इसमें जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, तो इसी जाने के क्रम में क्या होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी खाना का कुछ टुकड़ा इसमें घुस जाता है, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा गलती से घुस गया किसी कारण बस, तो क्या होता है, खाना कहीं अगर जाएगा 2-4-10 दिन या महीना दिन के बाद वो सड़ेगा, तो इसमें भी अगर गलती से घुसा, इस अपेंडिक्स में भी अगर गलती से घुसा, तो क्या होगा, खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो क्या होगा, इसके मांस को भी यहाँ सड़ा देगा। जब मांस को सड़ा देगा तो वहाँ दर्द करेगा, जब मांस सड़ेगा तो दर्द करेगा। इसके कारण क्या होता है, डॉक्टर इसको काट के हटा देता है, ऑपरेशन करके इसको काट के हटा देता है, तो ठीक हो जाता है आदमी। तो अपेंडिक्स होता है किधर है, दाहिना साइड, नाभिक के जस्ट तनी सा नीचा, इधर दाहिना साइड, ठीक है, कोना नाभिक के सामने। तो अपेंडिक्स होने का पहला कारण क्या है, अपेंडिक्स होने का पहला कारण यही हो सकता है, जो खाना का टुकड़ा इसमें घुसा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा था, तो इधर जाते समय कुछ टुकड़ा इसमें घुस गया। जब घुस गया तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो सड़ेगा, जब सड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके मांस को सड़ाएगा। जब इसके मांस को सड़ाएगा तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। जब दर्द करेगा तो उसको काट के हटाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी मर जाएगा। धीरे धीरे का इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा शरीर में हो जाएगा। अगर नहीं ऑपरेशन करेगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए इसको क्या करता है, काट के हटाना पड़ता है। दूसरा कारण, अगर कभी कभी गलती से इसी में चोट लग गया, किसी कारणवश चोट लग गया, जैसे कि अपने लोग को हाथ में चोट लगता है तो वहाँ क्या हो जाता है, फूल जाता है, फूलता है कि नहीं फूलता है, सूजन हो जाता है। तो यहाँ भी मान चलिए कि अगर गलती से चोट लग गया तो क्या होगा, इसमें भी सूजन हो जाएगा, ये भी फूल जाएगा। अगर अपने आप पचक गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नहीं पचकता है, पकने लगता है, ठीक है। तो पकने लगेगा तो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो दिक्कत है, फिर तब अगल बगल के मांस को सड़ाना शुरू कर देगा, तो आदमी मर सकता है, फिर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। तो उस केस में भी अपेंडिक्स को काट कर हटाना पड़ता है, यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो चोट कैसे लगता है, मान चलिए कोई गलती, बहुत ज़ोर से यहाँ चोट लग गया, या टाइट बेल्ट पहन लिया तो ऐसे ऐसे लुहरने में कैसे यूँ चोट लग गया। तो दो कारण इसका मेन होता है। पहला कारण तो खाना का या कोई टुकड़ा उसमें घुस गया, दूसरा कारण या तो चोट लग गया। दोनों केस में क्या होता है, इन्फेक्शन होने की संभावना होता है, यहाँ का मांस सड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, अपेंडिक्स को काट के हटाना पड़ता है। समझ में आया अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों किया जाता है। बहुत आदमी कहता है अपेंडिक्स बायां साइड है, बायां साइड दर्द करता है, कहता है हमको अपेंडिक्स में दर्द कर रहा है। भाई अपेंडिक्स दाहिना साइड होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स दाहिना साइड होता है। अब समझते हैं बड़ी आंत का काम। अब जो खाना था, जो खाना नहीं पचा है, जो खाना पच गया उसका तो अवशोषण कर लेगा, यहाँ झिल्ली कर लेगा अवशोषण। इसको क्या कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। यहाँ जो उंगली जैसा संरचना है उसे झिल्ली कहा जाता है।
तो जो खाना पच गया उसका तो अवशोषण कर लेगा, लेकिन जो खाना नहीं पच पाया, जो खाना नहीं पच पाया उसको क्या करेगा, ये बड़ी आंत में भेज देगा। जो अनपचा खाना है उसको क्या करेगा, बड़ी आंत में भेज देगा। बड़ी आंत का काम क्या होगा, इसमें जो पानी था, पानी का अवशोषण कर लेगा, पानी का अवशोषण। अभी तक पानी कहीं सूखा नहीं है, अभी जरूरी पोषक तत्व भी सूखा था, यानी अवशोषण किया था, पानी को अवशोषण नहीं किया था बिल्ली। लेकिन बड़ी आंत क्या करेगा, पानी का अवशोषण करेगा, यानी जो अपना लोग पानी पीते हैं उस पानी को अवशोषण कौन करता है, ये बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना। इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे आप कुछ भी खाते हैं लेकिन सुबह में जब जाते हैं तो पीला ही निकलता है, तो पीला रंग देने का काम कौन करता है, इसी में एक बिलिरुबिन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या करता है, पीला रंग देता है। किस में देता है, तो आप लोग समझ ही गए किस में देता है। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना। जो पानी इसमें गया, पानी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और क्या करेगा, पीला रंग मिला देगा। पीला रंग कौन मिलाता है, बिलिरुबिन रहता है। बिलिरुबिन के कारण क्या हो जाता है, वो पीला रंग हो जाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे घूमते आ जाएगा यहाँ मलाशय में, अनपचा, यानी जो नहीं पच पाया, अनपचा भोजन कहाँ जमा हो जाएगा, मलाशय में जमा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ मलद्वार रहता है, ऐसे मलद्वार, इसके रास्ते फिर टाइम पर निकल जाता है। मलाशय में जमा रहता है, उसके बाद सुबह शाम जब मर्जी तब यहाँ निकल जाता है। अगर मलाशय नहीं होगा तो क्या होगा, उधर से आया इधर निकलते रहेगा, उधर से आया इधर निकलते रहेगा। लेकिन मलाशय में क्या होता है, जमा होते रहता, फिर एक टाइम पर निकल जाता है। ठीक है, तो खाना का खाना का पाचन का प्रोसेस पूरा कर लेते। बड़ी आंत जो होता है इसका 2 भाग में बांटा जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है, कोलन। ठीक है, और ई वाला भाग को क्या कहा जाता है, मलाशय। ई वाला भाग को क्या कहा जाता है, मलाशय। समझ में आया। यानी बड़ी आंत का कितना भाग है, 2 भाग है। एक भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है, और जहाँ अनपचा पदार्थ जमा होता है, अनपचा भोजन जमा होता है, उसे क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना। मेन काम क्या होता है उसका, पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। अब क्वेश्चन आएगा, बड़ी आंत तो 1.5 मीटर का होता है, छोटी आंत उतना का होता है, 6.5 से 7.5 मीटर का होता है। तो उसको काहे न बड़ी आंत कहता है, इसको काहे बड़ी आंत कहता है। तो बड़ी आंत जो होता है ना, मोटा होता है, उसका पाइप मोटा होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। और छोटी आंत का पाइप क्या होता है, पतला होता है, इसलिए उसको कोई क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। लेकिन लंबाई में छोटी आंत ही बड़ा होता है। ठीक है, लंबाई में छोटी आंत ही बड़ा रहता है, लेकिन वो पतला रहता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। और बड़ी आंत क्या होता है, मोटा होता है उसका पाइप, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। तो अब यहाँ आ गया। एक बात बताइए, एक बीमारी होता है डायरिया, जिसमें क्या होता है, दस्त होते रहता है, पानी निकलते रहता है, शरीर से पानी निकलते रहता है, बाथरूम बार बाथरूम जाता है आदमी, पानी निकल जाता है शरीर से, तब उसको पानी चढ़ाना पड़ता है। तो डायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा, बड़ी आंत सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब पानी का अवशोषण नहीं कर रहा है, इसका मतलब वही है, जिसके कारण क्या होता है, पानी को निकल रहा है। तो डायरिया में क्या होता है, बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है, यानी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है और पानी निकलते रहता है। ठीक है, सेम टू सेम बात ऐसे हैजा में भी होता है। हैजा भी इसी तरह का बीमारी। हैजा में भी क्या होता है, बार बार बाथरूम आदमी जाता है, पानी सब निकल जाता है, पानी चढ़ाना पड़ता है, अगर पानी नहीं चढ़ाया तो आदमी मर जाएगा। तो हैजा और डायरिया में क्या होता है, बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पानी का अवशोषण नहीं कर पाता। और जब पानी का अवशोषण नहीं करेगा तो क्या होगा, शरीर से सब पानी बाहर निकल जाएगा, शरीर में पानी बचबे नहीं करेगा। तो पानी अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है। एक क्वेश्चन, बवासीर होता कहाँ है और क्यों होता है, वो समझते हैं। जैसे ही मलाशय है,
यहाँ खाना जमा होता है, मतलब अनपचा पदार्थ जमा होता है, अनपचा जो भोजन होता है जो नहीं पच पाया है वो यहाँ जमा होता है। तो क्या होता है, बहुत आदमी मतलब वॉशरूम नहीं जाता है सही टाइम पर, आज गया कल नहीं गया 2 दिन के बाद गया, मतलब कोई नियमित रेगुलर वो नहीं जाता है, ठीक है, उसको रख ले रहता है, ये अनपचा भोजन को रख ले रहता है तो क्या होता है, सड़ने लगता है। और जब सड़ेगा तो क्या करेगा, वहाँ के मांस को सड़ा देगा, और मांस को सड़ा देगा तो क्या होगा, उसी को क्या कहा जाता है, बवासीर कहा जाता है। यानी बवासीर में क्या होता है, बवासीर में क्या होता है, यहाँ जो बहुत दिन रह गया, 1-2 दिन रह गया यहाँ पर अनपचा भोजन, क्या होगा, वो सड़ने लगेगा तो क्या करेगा, मांस को सड़ा देगा तो उसी को क्या कहा जाता है, बवासीर कहा जाता है। यानी बवासीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलाशय। बवासीर में मलाशय प्रभावित होता है, क्या होता है, वहाँ का मांस सड़ जाता है जिसके कारण मांस निकलता है, ठीक है। तो अपना लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिए। एक क्वेश्चन बताइए, छोटी आंत की लंबाई किसमें बड़ा होगा, शाकाहारी या मांसाहारी, कमेंट करके बताइएगा, ऐसे हम बता देते हैं। शाकाहारी ज़्यादा खाता है कि मांसाहारी, बहुत लोग कहेगा मांसाहारी, नहीं, देखते होंगे गाय भैंस जो होता है ना बहुत खाता है, छिट्टा के छिट्टा इत्ते खाता है, यानी जो ज़्यादा खाएगा उसको पचाने की लंबाई भी आंत की ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए शाकाहारी में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होता है, और मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई छोटा होता है, ठीक है। तो शाकाहारी जानवर में या आदमी में क्या होता है, आदमी तो सर्वाहारी होता है, शाकाहारी में क्या होता है, मांसाहारी की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है, ठीक है। अपने लोग पाचन सिस्टम पढ़ लिए, मनुष्य में पाचन सिस्टम पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, अमाशय के बारे में भी पढ़ लिए, लीवर के बारे में भी पढ़ लिए, अग्नाशय के बारे में भी पढ़ लिए, छोटी आंत के बारे में भी पढ़ लिए, और बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है। तो अब अगले क्लास में पढ़ना है अमीबा में किस तरह से पाचन होता है, अमीबा में किस तरह से पाचन होता है, पैरामीशियम में किस तरह से पाचन होता है, पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, कैसे पोषण करता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगले क्लास में ये सब पढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।